आइए अब इंटरनेट सर्विसेज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोकप्रिय ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? ब्लॉगिंग मतलब होता है कि लेख लिखना, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि बहुत सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट करके लेख लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टम्बलर, ये सभी। तो हम लोगों ने क्लास में देखा था कि वर्डप्रेस तो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। हम लोगों ने ब्लॉगर भी देखा था कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस तो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इनके साथ टम्बलर एक होता है जो कि एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होता है। आप tumblr.com पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आप अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और लेख लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, फोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सामान्यतः किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसमें कि आप कई लोगों के साथ एक ही कॉल में जुड़ते हैं और लोग आपका फेस भी देख सकते हैं, आपका वॉइस भी सुन सकते हैं, तो दोनों काम होता है। तो वीडियो एक दूसरे के साथ शेयर होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मेनली हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? ऑप्शन दिया है लैन, स्काइप, एफटीपी, ब्लूटूथ। तो लैन तो हम लोगों ने देखा था कि लैन असल में नेटवर्क को कनेक्ट करने की एक तरीका होता है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का एक तरीका होता है लैन। कि लैन जो नेटवर्क होता है वो 0 से 10 किलोमीटर, 10 से 1 किलोमीटर तक का दायरे में होता है। तो ये तो एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है, इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई मतलब नहीं है। स्काइप, स्काइप एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। एफ टी पी तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को कहते हैं। तो एफ की मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ जो है वो फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के काम आता है छोटे डिस्टेंस पे। अगर आपके पास दो डिवाइस हैं और दोनों में ब्लूटूथ है तो दोनों एक दूसरे को फाइल्स शेयर कर सकते हैं। कोई भी फाइल, म्यूज़िक फाइल है, वीडियो फाइल है या जिप फाइल है, कोई पीडीएफ है, वो सब शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती है। तो केवल एक ऑप्शन सही है, स्काइप, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्काइप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम फाइल आकार, मैक्सिमम फाइल साइज है, जिसे जीमेल में ईमेल मैसेज से संलग्न अटैच किया जा सकता है? तो पूछ रहा है कि जब हम जीमेल यूज़ करते हैं, जीमेल में हम ईमेल भेज सकते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी को भेजने के लिए ईमेल बनाया, आपने टू लिखा, आपने सब्जेक्ट लिखा, आपने बॉडी लिखी और यहाँ पे आपने कोई अटैचमेंट लगा दिया। तो ये जो अटैचमेंट आप लगाएंगे, कोई फाइल है, कोई पीडीएफ है, कोई जिप्ड फाइल है, तो उसका साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया 100 MB, 200 MB, 50 MB, 25 MB। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि जो अटैचमेंट होते हैं उनका मैक्सिमम साइज़ 25 MB होता है। तो 25 MB आपका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ईमेल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ईमेल का सबसे अच्छा वर्णन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अच्छे से कर रहा है, कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। देखते हैं ऑप्शंस। पहला है कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने की एक विधि, क्लाउड पर डिजिटल फाइलों को स्टोर करने की एक प्रणाली, इंटरनेट पर फ़ोन कॉल करने के लिए यूज़ की जाने वाली सर्विस, एक प्रकार का सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन का सिस्टम।
जो आखिरी ऑप्शन है, एक प्रकार का सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन का सिस्टम, उसको तो हम ई-कॉमर्स कहते हैं, उसको हम ईमेल नहीं कहते। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी है, इंटरनेट पर फ़ोन कॉल के लिए यूज़ की जाने वाली सर्विस। ऐसी सर्विस जिससे कि हम इंटरनेट की मदद से फ़ोन कॉल करते हैं, उसको वीओआईपी कहते हैं, वॉइस ओवर आईपी। तो ये भी ईमेल नहीं होता, तो ईमेल का वर्णन नहीं है ये। ऑप्शन बी देखते हैं, क्लाउड पर डिजिटल फाइलों को स्टोर करने की एक प्रणाली। जब हम क्लाउड पर, मतलब कि किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई फाइल स्टोर करते हैं, तो उसको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। जनरली क्लाउड स्टोरेज आप कह सकते हैं, या फिर आप केवल फाइल स्टोरेज कह सकते हैं। वो ईमेल नहीं कहा जाता, तो वो ईमेल का सही वर्णन नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन बचा, वही सही होगा, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने की एक विधि, हाँ ये सही है, ये होता है ईमेल। तो पहला ऑप्शन जो है वही ईमेल का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख, मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज में कंटेंट टाइप हेडर में बाउंड्री पैरामीटर क्या दर्शाता है? तो मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज ऐसा ईमेल मैसेज हुआ जिसमें कि आप कोई फाइल अटैच करके भेज रहे हैं। मल्टी पार्ट मतलब समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपके बेसिक में नहीं आना चाहिए, आया है लेकिन आना नहीं चाहिए, पर देख लेते हैं इसको क्या कैसे आप इसको हैंडल करेंगे। आपने कोई ईमेल बनाया, आपने टू लिखा, आपने फ्रॉम लिखा, टू लिखा, फ्रॉम फ्रॉम अपने आप लिखा रहता है, सब्जेक्ट लिखा आपने, सब्जेक्ट, और आपने यहाँ बॉडी लिखी अपनी, और आपने कोई फाइल अटैच कर दी। तो अगर आप फाइल ना अटैच करिए और आप केवल बॉडी लिखिए, बॉडी में भी आप केवल प्लेन टेक्स्ट लिखिए, मतलब केवल टेक्स्ट लिखिए, केवल अक्षरों में आप अपना ईमेल बना दें। कोई कोई लोग बीच बीच में कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड कर देते हैं, ईमेल में भी फ़ोटो ऐड हो जाती है, वीडियो ऐड हो जाता है। तो ये सब ना ऐड करिए, अगर केवल सिंपल अक्षरों में आपने ईमेल बनाया, तो वो ईमेल मल्टी पार्ट मैसेज में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कोई फाइल अटैच कर दी या कोई फ़ोटो ईमेल के बीच में लगा दी, तो वो ईमेल मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज माना जाएगा। और क्योंकि इसमें कई पार्ट्स हो गए, टेक्स्ट भी हो गया, फाइल भी हो गई, तो इसलिए उसको मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ईमेल मैसेज के कंटेंट टाइप हेडर होता है, इतना आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कंटेंट टाइप हेडर, बस पूछ लिया है क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। कंटेंट टाइप हेडर में बाउंड्री पैरामीटर होता है। बाउंड्री पैरामीटर वो क्या दर्शाता है? बाउंड्री पैरामीटर, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यह मल्टी पार्ट मैसेज में प्रत्येक भाग के आरंभ और अंत को चिन्हित करता है। मल्टी पार्ट मैसेज में कई भाग होंगे, तो कौन सा भाग कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, उसको बताने के लिए हम बाउंड्री पैरामीटर का यूज़ करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं, यह ईमेल मैसेज की लेंथ निर्धारित करता है। तो ऐसा नहीं है, ईमेल मैसेज की लेंथ बाउंड्री पैरामीटर निर्धारित नहीं करता। ऑप्शन सी है, यह ईमेल की बॉडी को अटैचमेंट से अलग करता है। यह ऑप्शन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि बॉडी में अगर आपने केवल टेक्स्ट लिखा है, अटैचमेंट में फाइल लगाई है, तो ये बॉडी को अटैचमेंट से अलग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन भी हम लोग रिजर्व में रखते हैं कि शायद वो भी सही हो। तो ऑप्शन डी क्या है, यह प्रत्येक अटैचमेंट को फाइल साइज को सीमित करता है, प्रत्येक अटैचमेंट की फाइल साइज को लिमिट करता है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा काम बाउंड्री पैरामीटर नहीं करता। तो दो ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, ए और सी। और सी इसलिए भी सही नहीं होगा क्योंकि बॉडी के अंदर भी आप कभी कभी अटैचमेंट डाल सकते हैं, बॉडी के अंदर भी आप फोटो लगा सकते हैं। जीमेल में खासकर ऐसा होता है, और आजकल लगभग सभी ईमेल सॉफ्टवेयर में होता होगा, या बॉडी के अंदर लिखते लिखते ही कोई फोटो लगा दीजिए, फिर आगे लिखना स्टार्ट कर लिए, तो बॉडी में भी कई अटैचमेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को अटैचमेंट से अलग करने का मतलब है कि आपको कई बॉडीज हो जाएंगी, फिर जितना टेक्स्ट पार्ट है बॉडी में ले लेंगे, फिर एक अटैचमेंट, फिर बॉडी, तो इतना नहीं होता, बॉडी केवल एक ही होती है। तो ऑप्शन सी सही नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन ए। यह मल्टी पार्ट मैसेज प्रत्येक भाग के आरंभ और अंत को चिन्हित करता है। मान लीजिए कि आपने
अब आपकी बॉडी है, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है बहुत ज़्यादा, और वो एक पार्ट में आ जाएगा, और फिर आप आपने अटैचमेंट अटैच किया है वो दूसरे पार्ट में आ जाएगा, तो ये मल्टी पार्ट मैसेज हो गया। और बीच में जो पैरामीटर्स लगते हैं वो बाउंड्री पैरामीटर्स होते हैं, जो कि आपके मैसेज के अलग अलग पार्ट्स को अलग करते हैं। इसमें बाकी पार्ट्स भी हो सकते हैं, टू है, फ्रॉम है, सीसी बीसीसी, सारे पार्ट्स होते हैं एक ईमेल मैसेज में। तो ये होता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउटबॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं विशिष्ट रूप से की जा सकती हैं? तो आउटबॉक्स हमने अपने ईमेल वाली क्लास में देखा था कि आउटबॉक्स में ऐसे मैसेज होते हैं जो कि जा रहे होते हैं पर अभी गए नहीं हुए होते हैं, वो जाने की प्रक्रिया में होते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैनेज करना, प्राप्त ईमेल को डिलीट करना, उन ईमेल को एडिट करना जो अभी भेजे जाने बाकी हैं। ये ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि आउटबॉक्स वही होता है। आर्काइव ईमेल को देखना, तो आर्काइव ईमेल को देखना मतलब कोई ईमेल आपके पास आया मान लीजिए, और आपको उसे अपने इनबॉक्स से हटाना है, आपको सामने से हटाना है। वो ईमेल आपने पढ़ लिया लेकिन आपको डिलीट नहीं करना है, आपको कहीं उसको स्टोर करके रख लेना है, तो आप उसको आर्काइव कर सकते हैं। तो वो आर्काइव में चला जाता है, तो वो आपको सामने नहीं दिखता, जब आप ईमेल खोलेंगे अपने तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो पीछे आर्काइव में पड़ा रहेगा। तो ये होता है आर्काइव। तो ये आउटबॉक्स नहीं हुआ, वो दूसरी चीज़ हो गई। ऑप्शन बी है प्राप्त ईमेल को डिलीट करना। प्राप्त ईमेल को डिलीट करने के लिए आप बस सिंपली आपके पास ईमेल आया, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे चेक बॉक्स होगा, उसको चेक करिए, ऊपर एक डलिया बनी होगी, उसको क्लिक करेंगे तो ईमेल डिलीट हो जाएगा। डिलीट होके वो फिर ट्रैश में चला जाता है या जंक में चला जाता है। ट्रैश ट्रैश वाले फोल्डर में जाके आप देखेंगे तो ईमेल आपको मिलेगा, वहाँ से आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन वहाँ पे दिया होगा डिलीट करने का। तो ये तो ट्रैश वाली बात हो गई, यहाँ आउटबॉक्स की बात नहीं हुई, तो ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैनेज करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट आउटबॉक्स में मैनेज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी आपका सही है, उन ईमेल को एडिट करना जो अभी भेजे जाने बाकी हैं, अभी भेजे नहीं गए लेकिन भेजने की प्रक्रिया में है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मूल संदेश को अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हुए प्राप्त ईमेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए कौन सी क्रिया की जानी चाहिए? तो आइए इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ईमेल ओपन करें, फॉरवर्ड पर क्लिक करें और प्राप्तकर्ता का ईमेल पता दर्ज करें। ऑप्शन बी है रिप्लाई ऑल पर क्लिक करें और ऑप्शनों में से फॉरवर्ड को सेलेक्ट करें। तीसरा ऑप्शन है आर्काइव ऑप्शन का उपयोग करें और एक नया ईमेल क्रिएट करें। चौथा ऑप्शन है रिप्लाई पर क्लिक करें और नए प्राप्तकर्ता का ईमेल पता ऐड करें। तो आखिरी ऑप्शन जो है रिप्लाई पर क्लिक करें, तो इससे भी आप प्राप्तकर्ता को ईमेल भेज सकते हैं। आपने रिप्लाई, यहाँ पे रिप्लाई का बटन होता है, रिप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो मैसेज है, जब आप रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो उसी के पास चला जाएगा जिसने आपको पहले भेजा है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी अन्य व्यक्ति को आपको भेजना है, तो ऑप्शन डी सही नहीं होगा इसमें। ऑप्शन सी है आर्काइव ऑप्शन का उपयोग करें और एक नया ईमेल क्रिएट करें, तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि अगर आप किसी ईमेल, जैसे ईमेल आपके पास आया है, आपने इसको आर्काइव कर दिया, अब आपको किसी और को ईमेल भेजना है, यही ईमेल, आप एक नया ईमेल बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप आर्काइव में जाके इस ईमेल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, तो ये तरीका लंबा हो गया, ये इतना सरल तरीका नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं होगा। ऑप्शन बी है रिप्लाई ऑल पर क्लिक करें और ऑप्शनों में से फॉरवर्ड को सिलेक्ट करें। तो अगर आपके पास कोई ईमेल आया है, मान लीजिए ये ईमेल है और इसमें रिप्लाई ऑल का भी बटन होता है, रिप्लाई ऑल, आपने रिप्लाई ऑल सेलेक्ट किया, तो जो आप रिप्लाई लिखेंगे वो सबके पास जाएगा जो कि इस ईमेल में हैं, जिसने आपको भेजा है, या फिर अगर इसने किसी और को भी भेजा है आपके अलावा, तो उन सब के पास चला जाएगा आपका रिप्लाई।
और उसके बाद आप रिप्लाई ऑल क्लिक करने के बाद फॉरवर्ड को सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा। रिप्लाई ऑल एक अलग प्रणाली है और फॉरवर्ड करना एक अलग प्रणाली है। तो दोनों को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कि आपने पहले रिप्लाई ऑल सिलेक्ट किया फिर फॉरवर्ड सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक बार में कर सकते हैं आप, या तो फॉरवर्ड करिए या रिप्लाई ऑल करिए या रिप्लाई करिए। तो बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका यहाँ पे ए, ईमेल को ओपन करें, फॉरवर्ड पर क्लिक करें और प्राप्तकर्ता का ईमेल दर्ज करें। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा कि ऐसे ही यही तरीका होता है कि आप ईमेल को फॉरवर्ड करें किसी अन्य व्यक्ति को और ईमेल की एक कॉपी अपने पास भी रखते रहें। ये सबसे सरल तरीका है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वेब ब्राउज़र के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की आवश्यकता के बिना इंटरनेट पर रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे वॉइस और वीडियो कॉल की अनुमति देती है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एफटीपी। एफटीपी तो हमने देखा है, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इससे दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइल ट्रांसफ़र हो सकती है। इसमें वॉइस और वीडियो कॉल का कोई मतलब नहीं है इससे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी है वीओआईपी। हाँ, वीओआईपी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि हम इंटरनेट की मदद से वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा मोस्ट लाइकली। आगे देख लेते हैं वेब आरटीसी। वेब आरटीसी जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि आप वीडियो और वॉइस कॉल कर सकें, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ईमेल, ईमेल हमने देखा है, ईमेल से आप वीडियो और वॉइस कॉलिंग नहीं कर सकते। ईमेल से आप लोगों को लिखित पत्र भेज सकते हैं, लिखित चीज़ें फाइल्स भेज सकते हैं उस लिखित पत्र में अटैच करके, लेकिन आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, वीओआईपी। तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर बहुत से होते हैं, कौन सा उसमें से नहीं है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है AWS। AWS एक ऐसी सुविधा है जिसमें कि आप अपने खुद के सर्वर्स लगा सकते हैं, अपने खुद के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो AWS ऐसी सर्विस है। तो उसका फुल फॉर्म है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। तो यहाँ पे आप सर्वर्स बना सकते हैं। यहाँ पे चैटिंग नहीं होती, जनरली यहाँ पे चैटिंग नहीं होती, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी है इंटरनेट रिले चैट। हाँ, इंटरनेट रिले चैट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि आप चैट कर सकते हैं, लोगों को मैसेज भेज सकते हैं रियल टाइम में। तो ये ऑप्शन तो है, ये चैटिंग सॉफ्टवेयर है। गूगल टॉक, गूगल टॉक भी एक चैटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप लोग दूसरे लोगों से चैट कर सकते हैं, गूगल टॉक। ये होगा। स्लैक, स्लैक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे टीम्स होती हैं डेवलपर्स की, या कोई भी टीम आपके पास है जो कि कुछ काम कर रही है, तो उनके बीच कोलैबोरेशन हो सके, इसलिए स्लैक का यूज़ होता है। स्लैक में चैटिंग की सुविधा रहती है। तो ये भी ऑप्शन मतलब कि है एक चैटिंग सॉफ्टवेयर। तो जो ऑप्शन चैटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है वो है AWS। तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर होगा ए, AWS, क्योंकि इन्हें पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर चैटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो केवल एक है, वो है AWS। तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन बातचीत जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को मैसेज भेजने या करने में सक्षम होते हैं उसे कहा जाता है कि ऐसी ऑनलाइन सुविधा जिससे कि आप तुरंत मैसेज भेज सकें। ईमेल में तो आप भेजेंगे तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा कि अगला व्यक्ति ईमेल पढ़े फिर रिप्लाई करे, लेकिन ऐसी कौन सी सुविधा है जिससे कि आप तुरंत किसी को मैसेज भेज सकते हैं और तुरंत वो देखे और तुरंत रिप्लाई कर दे? तो देखते हैं व्लॉग। व्लॉग का मतलब होता है वीडियो लॉग। तो जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं, बी मतलब ब्लॉग, बी वाला ब्लॉग, ब्लॉग में लिखित चीज़ें लिखते हैं। वीडियो लॉग में क्या करते हैं, हम अपना वीडियो बना के कहीं ब्लॉग पे पोस्ट करते हैं, तो वो हमारा वीडियो ब्लॉग हो जाता है। तो ये होता है ब्लॉग। इससे चैटिंग का कोई मतलब नहीं है। ईमेल, ईमेल हमने देख लिया कि ईमेल क्या होता है। ईमेल लिखित मैसेज होता है जो कि हम भेजते हैं किसी को, लेकिन उसका रिप्लाई आने में टाइम लगता है, वो रियल टाइम नहीं होता।
तो ईमेल नहीं होगा। चैट, हाँ चैट एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें कि हम मैसेज को तुरंत भेज सकते हैं, तुरंत भेजेंगे दूसरा व्यक्ति तुरंत देख सकता है और तुरंत रिप्लाई कर सकता है, तो रियल टाइम में चैट में मैसेज भेजे जा सकते हैं। तो चैट ही इसका सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन है ब्लॉग। ब्लॉग हमने देख लिया ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग एक लिखित आर्टिकल है जिसको हम अपने ब्लॉग्स पे पोस्ट करते हैं, किसी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं, तो ये इसका चैटिंग से कोई मतलब नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा सी, चैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग स्थानों पर दो या दो से अधिक लोगों को एक साथ पारस्परिक वीडियो या ऑडियो ट्रांसमिशन से बातचीत से ऑडियो ट्रांसमिशन के माध्यम से बातचीत करने की अनुमति प्रदान करती है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ऐसा करती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे से तो आप किसी को पेमेंट दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन, इससे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। ब्लॉग, ब्लॉग हमने अभी देखा कि ब्लॉग लिखित आर्टिकल्स होते हैं जो हम वेबसाइट्स या ब्लॉग्स पे पोस्ट करते हैं, और इसका भी कोई संबंध वीडियो या ऑडियो ट्रांसमिशन से नहीं है। ईमेल, ईमेल हमने देखा कि ईमेल जो है वो लिखित मैसेज होता है जो हम किसी को भेजते हैं, उसका रिप्लाई आने में टाइम लगता है क्योंकि वो व्यक्ति जो ईमेल को पाएगा वो पहले पढ़ेगा उसको तब रिप्लाई करेगा, या फिर हो सकता है कुछ दिन बाद रिप्लाई करे। तो ईमेल में भी ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन का कोई मतलब नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन बचता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि दो लोग जो काफ़ी दूर बैठे हों वो आपस में ऑडियो या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपने से दूसरे के पास ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोफेशनल नेटवर्किंग पर ज़्यादा जोर देती है? तो उसने पूछा है कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट काम के फील्ड में ज़्यादा जोर देती है, काम, प्रोफेशन, प्रोफेशनल्स, करियर्स, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर देती है। तो फेसबुक पहला ऑप्शन है। फेसबुक हमने देखा है, फेसबुक पे तो आप अपने फैमिलीज़ या फ्रेंड्स से कनेक्ट करते हैं, आप अपने कोलीग्स या अपने सुपरवाइज़र से नहीं कनेक्ट करते। तो फेसबुक ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्किंग पर ज़्यादा जोर है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गूगल प्लस। गूगल प्लस तो अब बंद भी हो गया, ये क्वेश्चन 2024 में आया था, तो उस टाइम आपको पता ही होगा गूगल प्लस बंद हो चुका है। लेकिन गूगल प्लस में भी प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं होती थी, उसमें भी आप फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट करते थे, तो अपने कोलीग्स और बॉसेस से कनेक्ट नहीं करते थे, तो ये नहीं होगा। लिंक्डइन, हाँ लिंक्डइन ऐसी वेबसाइट है, ऐसी जगह है, ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग करते हैं। यहाँ पे आप अपने कॉलीग्स से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सुपरवाइज़र से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये होगा इसका सही ऑप्शन मोस्ट लाइकली। आखिरी में है ट्विटर। ट्विटर में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग करें। ट्विटर पे आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। यहाँ ज़्यादातर लोग ट्विटर पे जाते हैं सेलिब्रिटीज़ से कनेक्ट करने के लिए, नेताओं से कनेक्ट करने के लिए, और इन सब पे काम आता है ट्विटर। अब तो इसका नाम एक्स हो गया है, x.com, लेकिन बात वही है कि वही होता है इसमें। तो लिंक्डइन सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।